हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग क्लास 11 की बिजनेस स्टैटिक्स यानी कि स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स वाली जो बुक है वो डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी की। और ये जो बुक है आपकी वो एनसीईआरटी की बुक है, तो ये आपके लिए हर एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगी, चाहे वो आप क्लास 11 के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो पीजीटी या टीजीटी कॉमर्स के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर चाहे वो केवीएस का हो चाहे वो यूपी का हो। हर जगह ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा जो भी आप एनसीईआरटी का कंटेंट पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम अभी तक 4 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि डेटा को हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर डेटा का हम प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। ठीक है, हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ा। तो वो सारे वीडियोस आप देख लीजिएगा, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 4। उसके बाद आप 5th चैप्टर देखने आइएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से स्टैटिक्स का क्लियर होगा। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करिएगा, ताकि और भी स्टूडेंट को बेनिफिट मिल सके। क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता, जो भी आपको पढ़ाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है। ठीक है, बस आपके पास थोड़ा नेट का कनेक्शन होना चाहिए और आप आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आएगा, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो या फिर कॉमर्स के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चैप्टर 5 रहेगा। चैप्टर 5 है हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब समझ लेते हैं। तो अगर हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें तो अभी तक हमने जान लिया है कि हम डेटा को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं डेटा का, और कैसे डेटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो अब हम डेटा को एक और यूजफुल इंफॉर्मेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, यानी हम उनके मेजर्स निकालने जा रहे हैं सेंट्रल टेंडेंसी के। तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब हो गया कि हम हमारा जो डेटा है, जो कई पार्ट्स में हमारा डेटा है, उसमें से कोई एक वैल्यू निकालेंगे जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करेगी। तो जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं जो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है, वही उसकी क्या कहलाती है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहलाती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि हम किसी भी वैल्यू का एवरेज निकालते हैं। तो अगर किसी वैल्यू का हम एवरेज निकालते हैं तो जो उसका एवरेज होता है वो पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता है। उसमें जितनी भी वैल्यूज हैं 1 से लेकर के 10 तक, उनका जो एवरेज होगा वो पूरे 1 से लेकर के 10 तक हर एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो वही क्या कहलाता है, उसका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहलाता है। तो आई होप आपको इसका मतलब क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं आगे कि हमारी बुक में क्या लिखा है। तो अगर इंट्रोडक्शन का देखें हम, तो इंट्रोडक्शन में बता रहा है कि प्रीवियस चैप्टर में हमने टेबुलर और ग्राफिक प्रेजेंटेशन देखा डेटा का, कि कैसे हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ के थ्रू। ठीक है, और डिफरेंट टेबल्स के थ्रू। तो इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच इज अ न्यूमेरिकल मेथड टू एक्सप्लेन द डेटा इन ब्रीफ। तो एक डेटा को ब्रीफली एक्सप्लेन करने का ये एक न्यूमेरिकल मेथड होता है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, आगे देखते हैं हम। You can see examples of summarizing a large set of data in a day-to-day life। तो हमने बहुत से एग्जाम्पल्स देखे हैं कि जो लार्ज नंबर ऑफ डेटा थे उनको हम छोटे फॉर्म में समराइज कर लेते थे एक यूजफुल इंफॉर्मेशन के फॉर्म में। ठीक है, लाइक एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन अ टेस्ट, एवरेज रेनफॉल इन एन एरिया। ठीक है, एवरेज प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री, एवरेज इनकम ऑफ पर्संस लिविंग इन अ लोकेलिटी और वर्किंग इन अ फर्म। तो ओवरऑल हम एवरेज निकाल करके उनको, उस डेटा को जो बहुत लंबर और लार्ज डेटा रहता था, बड़ा डेटा रहता था, उसको हम एक यूजफुल फॉर्म में या एवरेज के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते थे। तो वो एवरेज पूरे डेटा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बैजू इज अ फार्मर। बैजू एक फार्मर है। ही ग्रोस फूड ग्रेन्स इन हिज लैंड इन अ विलेज कॉल्ड बालापुर इन बक्सर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो ये जो है एक फार्मर थे जो कि ग्रेन्स प्रोड्यूस करते थे, कहाँ पे, बालापुर में, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, बक्सर करके। ठीक है, द विलेज कंसिस्ट ऑफ 50 स्मॉल फार्मर्स। बैजू हैज 1 एकड़ ऑफ लैंड। तो विलेज में 50 स्मॉल फार्मर्स थे, जिसमें से बैजू क्या थे, वो उनके पास 1 एकड़ की लैंड थी, 1 बिक्सा मतलब जमीन थी। यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ स्मॉल फार्मर्स ऑफ बालापुर। तो हमें इच्छा होगी कि हम जाने कि स्मॉल फार्मर्स जो थे बालापुर में, उनकी क्या इकोनॉमिक कंडीशन थी। ठीक है, आगे देखते हैं। यू वॉन्ट टू कंपेयर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ बैजू इन बालापुर विलेज। तो हम उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को
कंपेयर करना चाहेंगे, ठीक है। फॉर दिस यू मे हैव टू इवेलुएट द साइज ऑफ हिज लैंड होल्डिंग बाय कंपेयरिंग विद द साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स ऑफ अदर फार्मर्स ऑफ बालापुर। तो हम सभी फार्मर्स के जो लैंड का साइज होगा उसको पहले निकालेंगे, ठीक है। यू मे लाइक टू सी इफ द लैंड ओन्ड बाय बैजू इज एबव एवरेज इन ऑर्डिनरी सेंस, सी द अर्थमेटिक मीन। तो अगर हम उनके एवरेज में निकालना चाहते हैं तो हम उसका अर्थमेटिक मीन निकालेंगे। एबव द साइज ऑफ व्हाट हाफ ऑफ द फार्मर्स ओन, और अगर हम उसका हाफ देखना चाहेंगे तो हम क्या निकालेंगे, उसका मीडियन निकालेंगे। एबव व्हाट मोस्ट द फार्मर्स ओन, और फार्मर्स को क्या मिला कितना, तो वो देखने के लिए हम मोड निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि मोड क्या होता है, जो वैल्यू ज्यादा बार आती है वही क्या कहलाती है, मोड कहलाती है, ठीक है। इनके बारे में हम आगे भी समझेंगे कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, कैसे अर्थमेटिक मीन को हम कैलकुलेट करते हैं, मीडियन क्या होता है, ठीक है, मीडियन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारा मोड क्या होता है, मोड को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। इन ऑर्डर टू इवेलुएट बैजूस रिलेटिव इकोनॉमिक कंडीशन you will have to summarize the whole set of data of land holdings of the farmers of बालापुर। तो हमें इनके डेटा को पूरी तरीके से समराइज करना पड़ेगा सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए, ठीक है। दिस कैन बी डन बाय द यूज ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये सारी चीजें जानने के लिए हम सेंट्रल टेंडेंसी का यूज करेंगे, जो कि न्यूमेरिकली जो है, मतलब न्यूमेरिकल्स का यूज करके नंबर्स के फॉर्म में हमें जो है डेटा की एक वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। which summarizes data in a single value। तो ये इस पूरे डेटा को एक सिंगल वैल्यू के थ्रू समराइज करता है, ठीक है। इन सच अ वे दैट दिस सिंगल वैल्यू कैन रिप्रेजेंट द एंटायर डेटा। और वो जो सिंगल वैल्यू निकल के आती है जिसे हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं, वो पूरे ओवरऑल डेटा को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। द मेजरिंग ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज द वे ऑफ समराइजिंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ टिपिकल और रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। तो एक टिपिकल या रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू के फॉर्म में हम निकालने के लिए ही मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का यूज करते हैं, अपने डेटा को समराइज करते हैं उसके थ्रू, ठीक है। देयर आर, आगे देखते हैं, देयर आर सेवरल स्टैटिस्टिकल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेजेस। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारे कई तरह के होते हैं, स्टैटिस्टिकल और एवरेजेस भी होते हैं, ठीक है। द थ्री मोस्ट कॉमनली यूज्ड एवरेजेस आर। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम एवरेजेस को भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन तरह के मेनली होते हैं, एक आपका अर्थमेटिक मीन, दूसरा आपका मीडियन और तीसरा आपका मोड, जिसको इसके प्रीवियस चैप्टर में जब हमने पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है, तो उसमें हमने जाना था कि हम मोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं डायग्राम के फॉर्म में, मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हमने पढ़ा था, तो जो पहले का चैप्टर पढ़ा होगा उसको क्लियर होगा। यू शुड नोट दैट देयर आर टू मोर टाइप्स ऑफ एवरेजेस। तो एवरेजेस हमारे दो और तरह के होते हैं, एक आपका ज्योमेट्रिक मीन होता है और दूसरा आपका हार्मोनिक मीन होता है, ठीक है, विच आर सुइटेबल इन सर्टेन सिचुएशंस। However, the present discussion will be limited to the three types of averages mentioned above। तो हमारा जो प्रेजेंट चैप्टर है इसमें हम इन्हीं तीन तरह के एवरेजेस को पढ़ेंगे, मीन, मीडियन और मोड को, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन का मतलब समझते हैं। सपोज द मंथली इनकम इन रुपीज ऑफ 6 फैमिलीज एज गिवन बिलो। तो 6 परिवार ऐसे हैं जिनकी मंथली इनकम दी हुई है, ठीक है। तो 1600 है, 1500 है, 1400 है, 1525 है, 1625 है, 1630 है, ठीक है। द मीन फैमिली इनकम इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अप द इनकम्स एंड डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ फैमिलीज। तो हमें अगर मीन निकालना है तो हमें क्या करना होगा, इन सारी इनकम्स को ऐड करना होगा और डिवाइड बाय 6 करना होगा, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 फैमिलीज हैं। तो हम 6 यानी नंबर ऑफ जितने भी हमारे डेटा होंगे उनसे हम डिवाइड करेंगे और इनको सम अप करके तो इनका हम टोटल निकाल लेंगे। तो टोटल हमारा आ जाएगा 1500, सॉरी टोटल जो भी आएगा उससे हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आएगा 1547 रुपए, ठीक है, 1547 रुपीज। तो कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम इन सब को टोटल कर ले रहे हैं इन सबका और इसको 6 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो हमारा क्या निकल आ रहा है, मीन निकल आ रहा है, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट ऑन एन एवरेज अ फैमिली अर्न्स रुपीज 1547। तो ये इम्प्लाई करता है कि ओवरऑल जो एवरेज है फैमिली का इनकम, मंथली इनकम का, वो कितना है, 1547 है, ठीक है, यानी 1547 रुपए है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अर्थमेटिक मीन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी।
तो जैसा कि हम लोगों ने समझा कि अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि जितना भी डेटा हमारे पास दिया हुआ है उन सबको हम ऐड करके उसका टोटल निकाल लेते हैं और फिर उसमें से जितनी सीरीज है यानी नंबर ऑफ टर्म्स जितने हैं उतने से उसको डिवाइड कर देते हैं। तो जो आंसर निकल के आता है नॉर्मली जो एवरेज निकल के आता है वही हमारा क्या होता है, अर्थमेटिक मीन होता है। तो इसीलिए हम इसको सिंपलेस्ट मेथड ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी बोलते हैं और ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड भी कहलाता है अर्थमेटिक मीन हमारा। ठीक है, तभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि अर्थमेटिक मीन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो यानी सभी ऑब्जर्वेशंस के सम को जब हम डिवाइड कर देते हैं बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड इज यूजुअली डोनेटेड बाय एक्स बार। तो इसको हम एक्स बार से डोनेट करते हैं, तो अर्थमेटिक मीन को हम इससे जो है डोनेट करते हैं। ठीक है, इन जनरल इफ देयर आर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एज x1 x2 x3 xn देन द अर्थमेटिक मीन इज गिवन बाय। तो उस केस में जब हमारी नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज्यादा होते हैं तो उस केस में हमारा मीन का फॉर्मूला भी ये हो जाता है। ठीक है, द राइट हैंड साइड कैन बी रिटन एज सिग्मा आई एन इज इक्वल टू 1 x बार i डिवाइडेड बाई n। हियर i इज एन इंडेक्स, तो i हमारा इंडेक्स होता है विच टेक सक्सेसिव वैल्यूज 1 2 3 और n। फॉर कन्वीनियंस दिस विल बी रिटन इन सिंपलेस्ट फॉर्म विदाउट द इंडेक्स i। दस तो हमारा क्या फॉर्मूला हो जाता है, अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, वेयर सिग्मा x इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन एंड n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो याद कर लीजिएगा ये आपका मीन अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला होता है कि अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स यानी सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय n यानी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, जब हमें अर्थमेटिक मीन निकालना होगा तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि हाउ अर्थमेटिक मीन इज कैलकुलेटेड। तो फॉर्मूला हमने देख ही लिया कि हमारी सम ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हम अब आगे देखेंगे कि अर्थमेटिक मीन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये चीजें हम आगे की चीजें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो आपका वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और फिर आप देखना नहीं चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि आप ही लोग कहते हैं कि मैम कम ड्यूरेशन का वीडियो बनाया करिए। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर किया करिए। ठीक है, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।